अभी तक इस कोर्स के अंदर आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। स्टार्ट हम लोगों ने किया था बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले आपने पढ़ा कि आपके पास यहाँ पर दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, एक आपके पास होती है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दूसरी होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसके अंदर आपके पास जो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, वो कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगी और आपके पास जो इक्विलिब्रियम होता है ये आपके पास हो सकता है दो टाइप के, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो सबसे पहले आप लोगों ने फीचर्स पढ़े कि आखिर आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम के फीचर्स क्या क्या होते हैं, एंड देन आप लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसकी हेल्प से आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना सीखा कि आपके पास Kp क्या होता है और Kc क्या होता है। एंड देन आप लोगों ने पढ़ा Kp और Kc के बीच में रिलेशन, और फिर आप लोगों ने उस रिलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर एज इट इज आ सकते हैं। देन आप लोगों ने पढ़ा कि आप जो पढ़ रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, इससे आप क्या क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो वही हम लोग पढ़ रहे थे, हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ मैंने आपको दिए होमवर्क क्वेश्चंस, तो पहले मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि आखिर आपके पास ली चाइल्ड प्रिंसिपल क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आरजे एंड आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी तक 7 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आई होप कि आपने देख लिए होंगे, बट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट जाना है आरजे अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की अलग से एक पेज देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने वहां पर आपके साथ हर छोटी छोटी बातें डिस्कस की हुई है, जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज आप लोग इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो IIT जैम एग्जाम की, नेट एग्जाम की या फिर गेट एग्जाम की, तो ये पूरी प्लेलिस्ट में जो जो टॉपिक्स आपके पास यहां पर हैं वो सारे के सारे आपके सिलेबस के अंदर है, और यहां से आपके पास क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे आपके पास IIT जैम, नेट और गेट के, उसको भी हम लोग करेंगे। इस कोर्स को खत्म करने के बाद मैं लास्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था कुछ होमवर्क, राइट? तो आपके पास यहां पर दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मैंने आपको दिए थे होमवर्क, और मैंने आपसे कहा था कि आपको इसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफी इजी था, बिल्कुल ऐसा ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आपका आंसर निकल गया होगा। बाकी वहां पर कोई कमेंट नहीं था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको कर लिया होगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आ सकता है। तो किस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले, एंड देन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपके पास ली चाइल्ड प्रिंसिपल क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास इस चैप्टर का ली चाइल्ड प्रिंसिपल, किस तरीके से आप उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने वाले अपने क्वेश्चंस के ऊपर, चाहे वो आपके पास ग्राफिकल क्वेश्चन हो या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। तो प्लीज आप अप्रोच को भी सीखिएगा। तो लेक्चर को कंप्लीटली फॉलो करना है आपको। लेक्चर आपको अच्छा लगेगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है आपको अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, ताकि जैसे ही वीडियो यहां पर आए चैनल के ऊपर, आपके फोन के अंदर घंटी बज जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख भी पाओ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को अपने क्वेश्चन नंबर 3 से ही, जो मैंने आपको दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास दैट 1:3 मोलर रेशियो मिक्सचर ऑफ N2NH2 yields 20% by mole ammonia at 30 atmosphere. Calculate Kp for the equilibrium represented as, आपको यहां पर इक्वेशन गिवन है, N2 + 3H2 yields twice of NH3। आपको इस एक्सप्रेशन के लिए अपने Kp की वैल्यू निकालनी थी अकॉर्डिंग टू द थिंग्स विच आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कैसे आप इसको अप्रोच करोगे उसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूं। तो आपको यहां पर गिवन है दैट 1:3 मोलर रेशियो आपको इनिशियली आपने यहां पर ऐड किया है N2 का और H2 का, यानी कि अगर आपके पास इनिशियली 1 मोल N2 का है तो आपके पास क्या होंगे, 3 मोल होंगे आपके पास H2 के। अगर मैं यहां पर मान लेता हूं कि आपके पास इनिशियली N2 का A मोल है, तो आपके पास H2 कितने हो जाएंगे, फिर H2 के पास हो जाने वाले यहां पर 3 मोल्स। तो ये आपके पास जो है वो इनिशियल कंडीशंस गिवन है कि अगर आपके पास यहां पर N2 हुआ A मोल, तो आपके पास H2 कितना हो जाएगा, 3A मोल्स आपके पास हो जाएंगे। एंड देन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास इस रिएक्शन ने 20% बाय मोल अमोनिया की फॉर्मेशन की है एट 30 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि इक्विलिब्रियम के ऊपर आपके पास टोटल प्रेशर क्या है, 30 एटमॉस्फेयर है, और आपके पास जो NH3 है वो कितना फॉर्म हुआ है, 20% बाय मोल। यानी कि अगर आपके पास एट इक्विलिब्रियम टोटल N2 H2 और NH3 के 100 मोल्स होंगे, तो उसके अंदर से आपके पास क्या है, 20% अमोनिया है, एंड रेस्ट ऑफ द 80 आपके पास क्या होने वाले हैं, N2 और H2 होंगे। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरीके से
आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ पर अज्यूम कर लो कि आपके पास N2 क्या है, A मोल है, और आपके पास H2 कितने मोल है, आपके पास 3 है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट आपने 1:3 में इसको ऐड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर अपनी आईसीई टेबल के अंदर मोल्स के अंदर चीज़ों को पुट कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो यहाँ पर चीज़ें निकल कर आएंगी एंड के अंदर, वो भी मेरे पास क्या आने वाली हैं, मोल्स के अंदर ही चीज़ें निकल कर आएंगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप आईसीई के अंदर कंसंट्रेशन पुट कर रहे हो या फिर आप लोग वहाँ पर मोल्स को पुट कर रहे हो। हालांकि आपको यहाँ पर निकालना है केपी, तो केपी को निकालने के लिए आपको कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है, आपको जरूरत पड़ती है पार्शियल प्रेशर्स ऑफ योर रिएक्टेंट एंड योर प्रोडक्ट्स। और पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच स्पीशीज को निकालने के लिए आपके पास एक लॉ होता है जिसका नाम है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसको निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ती है मोल फ्रैक्शन की और टोटल प्रेशर की। तो टोटल प्रेशर आपको गिवन है, तो ये मोल फ्रैक्शन कहां से आएगा, उसी के ऊपर से आपके पास बस ये क्वेश्चन था। तो मैंने यहां पर बनाई हुई है अपनी आईसीई टेबल, और मैंने यहां पर अपनी आईसीई टेबल इन टर्म्स ऑफ मोल बनाई है, क्योंकि आपसे यहां पर केपी पूछा है। तो जब केपी पूछा जाता है तो आप यहां पर अपनी आईसीई टेबल के अंदर मोल्स को इजीली पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपसे यहां पर केसी पूछता तो पहले आपको यहां पर कंसंट्रेशंस में अपनी चीजों को चेंज करना पड़ता। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास, अगर इनिशियली मैं यहां पर लेट कर लेता हूं कि आपके पास N2 का A मोल है, तो आपके पास H2 कितना हो जाएगा, 3A, और आपके पास अमोनिया बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है तो आपके पास रिएक्शन कहां पर मूव करेगी, फॉरवर्ड के अंदर मूव करेगी। तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास N2 में चेंज हो रहा है माइनस का x, तो अगर आपके पास यहां पर कोफिशिएंट है 1, यहां पर कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो अगर N2 में आपके पास होगा माइनस का x, तो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 3x। यहां पे पास कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहां पास क्या आने वाला है प्लस का 2x आएगा। सो दिस इज योर चेंज। सो एट इक्विलिब्रियम आपके पास मोल्स क्या हो जाएंगे भाई, इनिशियली आपके पास A था, x आपके पास हो गया कम, तो कितना बच गया A माइनस x। यहां पर आपके पास इनिशियली कितना था, आपके पास था 3A, कम कितना हुआ माइनस का 3x। तो इसको मैं कैसे ले सकता हूं, यहां पर 3 मैंने लिया कॉमन, दिस विल बी 3 इंटू में A माइनस का x। यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है दैट एट इक्विलिब्रियम द मोल्स ऑफ H2 इज व्हाट 3 इंटू में A माइनस का x। और आपके पास यहां पर NH3 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2x। तो ये आपने निकाल लिया है कि आपके पास मोल्स कितने हैं, है ना, मोल्स कितने हैं आपके पास एट इक्विलिब्रियम। H2 है, N2 है A माइनस x, H2 है 3 इंटू A माइनस x, एंड NH3 आपके पास है यहां पर 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है कि इस रिएक्शन ने 20% बाय मोल अमोनिया की फॉर्मेशन की है। यानी कि अगर एट इक्विलिब्रियम आपके पास टोटल 100 मोल्स होंगे, राइट, तो उसके अंदर से आपके पास क्या है 20 मोल्स हैं अमोनिया के। यानी कि अगर आपके पास 20 मोल्स अमोनिया के हैं और टोटल आपके पास 100 हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया आपके पास क्या हो जाएगा 20/100, यानी आपके पास निकल जाएगा 0.2 निकल जाएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन था कि दैट दिस रिएक्शन यील्ड्स 20% बाय मोल ऑफ अमोनिया, दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम आपके पास कितना है यहां पर 0.2 है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था। लेकिन अगर आप यहां पर मोल फ्रैक्शन को निकालोगे अपनी इस आईसीई टेबल से, तो आप कैसे निकालने वाले हो कि आपके पास NH3 के कितने मोल्स हैं एट इक्विलिब्रियम, तो आपको दिख रहा है 2x है, तो आप यहां पर लिख दोगे 2x, और टोटल आपके पास यहां पर कितने हैं भाई, इन सबको ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे, यहां पर इनको आप A माइनस का x प्लस का यहां पर आएगा 3A माइनस का 3x प्लस का आप यहां पर करने वाले हो 2x। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू भाई आपके पास यहां पर 3A है, ये रहा आपके पास A, सो दिस विल बिकम 4A। यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का 3x माइनस का x माइनस का 4x, एंड दिस इज प्लस का 2x। दिस मींस आपके पास क्या हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स 4A प्लस का 2x, राइट। सो दिस इज योर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। 4A माइनस का 2x आएगा भाई, नॉट प्लस का 2x, 4A माइनस का 2x, दिस इज योर मोल्स टोटल मोल्स एट योर इक्विलिब्रियम। यहां पर है प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस का x, सो माइनस 4x प्लस का 2x, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 2x। सो एट इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है अकॉर्डिंग टू योर आईसीई टेबल कि आपके पास NH3 के मोल्स कितने हैं 2x हैं, और टोटल आपके पास यहां पर कितने हैं 4A माइनस का 2x है। तो ये आपके पास होगा मोल फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू योर आईसीई टेबल। तो मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन आपको गिवन था और जो आपने यहां पर निकाला आईसीई टेबल से, इन दोनों को मैं कर दूंगा इक्वेट, और जैसे ही मैं यहां पर इसको इक्वेट करूंगा तो आपके पास आ जाएगी एक इक्वेशन, राइट। इक्वेशन आपके पास क्या आएगी 2x अपॉन में 4A माइनस का 2x इज इक्वल टू 0.2, और यहां से आपके पास x और a के बीच में एक रिलेशन आ गया, दैट इज x इज इक्वल टू A/3। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको गिवन थे मोल्स ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम 2x, ये आपको गिवन नहीं है, आपने निकाला इसको आईसी टेबल से, एंड टोटल मोल्स आपके पास कितने हैं 4A माइनस का 2x है, तो आपने यहां पर निकाल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, दैट विल बी इक्वल टू 2x अपॉन में 4A माइनस का 2x। फिर जो आपने क्वेश्चन में गिवन था और जो आपने निकाला आईसीई से, उसको आपने कंपेयर किया, वहां से आपके पास एक इक्वेशन आ गई है x और a के अंदर। अब इस इक्वेशन का मैं कैसे यूज करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होता है आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि अगर आपको एट इक्विलिब्रियम
अपना पार्शियल प्रेशर निकालना है अलग अलग स्पीशीज के लिए, तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे, आप यहाँ पर यूज़ करोगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अगर आपको यहाँ पर लेट से निकालना है अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू में टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 30 एटमॉस्फेयर, और आपको इसका मोल फ्रैक्शन भी पता, दैट इज 0.2, तो ये आपके पास डायरेक्टली आ गया 6 एटमॉस्फेयर के बराबर। तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको आई नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा H2 की, तो H2 का आपके पास मोल फ्रैक्शन क्या है, वापस जाओ अपने आईसी टेबल के ऊपर, आप यहाँ पर देखो कि आपके पास H2 के कितने मोल्स हैं। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास यहाँ पर H2 कितने मोल्स हैं, 3 इंटू में a माइनस का x, यानी कि 3 इंटू में a माइनस का x, दिस इज द मोल्स ऑफ H2। और टोटल आपके पास कितने हैं, यहाँ पर टोटल है 4a माइनस का 2x। तो बस मैं यहाँ पर अपने मोल फ्रैक्शन को पुट कर दूंगा, राइट। मैंने पुट किया हुआ है यहाँ पर, ये मैंने पुट किया हुआ है 3 इंटू में a माइनस x डिवाइडेड बाय 4a माइनस का 2x, एंड देन मैंने इस रिलेशन से x की वैल्यू को पुट कर दिया है a/3, यानी कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है a/3 और मैंने यहाँ भी पुट कर दिया है a/3। और जब मैं इसको यहाँ पर पुट करूंगा तो आप ये देखोगे, जब सोल्व करोगे a से a आपका कट जाएगा और आपके पास यहाँ पर जो इसका मोल फ्रैक्शन है, यानी कि जो ये वाली वैल्यू आपके पास है, ये आपके पास आने वाली है 0.6। ये आपको गिवन था टोटल प्रेशर, दैट इज 30 एटमॉस्फेयर। तो आपने यहाँ पर निकाल लिया अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 भी, दैट इज 18 एटमॉस्फेयर। एंड सिमिलरली जब आप निकालोगे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, दैट विल कम आउट टू बी व्हाट, दैट विल कम आउट टू बी 0.2 इंटू में 30, यानी कि 6 एटमॉस्फेयर। अब इसके लिए आपको दोबारा से आईसी टेबल का यूज कर मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने निकाल लिया अपना मोल फ्रैक्शन NH3 का, दैट इज 0.20, ये आपके पास कितना है 0.60 है, राइट। अगर ये आपके पास 0.20 हो गया, ये आपके पास 0.60 हो गया, तो जितनी भी आपके पास गैस की स्पीशीज होंगी, अगर मैं उन सब का मोल फ्रैक्शन को ऐड करूंगा तो वो आपके पास 1 आना चाहिए था। दैट मींस ये आपके पास हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3, ये आपके पास है H2। तो लेट्स से कि मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये आपके पास 1 होना चाहिए। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, दैट इज दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू व्हाट, ये आपके पास 0.20 ही आएगा। बाकी आप इस तरीके से जब सोल्व करोगे तब भी आपके पास क्या आने वाला है, वो 0.20 ही आएगा, निकाल कर देखिएगा। लेकिन एक बार मैंने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, टोटल प्रेशर का मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, और मैंने यहाँ पर यूज किया डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो मैं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 भी निकाल पाऊंगा, H2 भी निकाल पाऊंगा और N2 भी निकाल पाऊंगा। ये आपके पास आएगा 6 एटमॉस्फेयर NH3 का, 18 एटमॉस्फेयर फॉर H2 एंड 6 एटमॉस्फेयर अगेन फॉर योर N2। और अगर आपके पास पार्शियल प्रेशर्स आ गए, इक्वेशन आपके पास है, तो वहां से आप Kp को तो बड़े इजीली निकाल सकते हो। इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन आपके पास है N2 प्लस का 3H2 इक्विलिब्रियम गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। तो अगर मैं इस इक्वेशन के लिखूंगा अपने Kp को, तो वो मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, Kp आपके पास क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू द पावर 3। इनकी वैल्यूज को पुट करो, सोल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.03 इंटू में 10 की पावर -3 एटमॉस्फेयर रेज टू द पावर -2। भाई यहाँ पर आपके पास गैस के मोल कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं 3 + 1 यानी कि 4 हैं। तो इसके आपके पास यूनिट क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर रेज टू द पावर 2 माइनस का 4, यानी कि एटमॉस्फेयर रेज टू द पावर -2। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन ही मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है, तो इसको आप सॉल्व कर देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, एन एयर सैंपल कंटेनिंग 21:79 मोल रेशियो आपको गिवन है ऑफ O2 एंड N2 इज हीटेड टू 2400 डिग्री सेल्सियस इफ द मोल प्रेजेंट ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम इज 1.8%, कैलकुलेट Kp फॉर द रिएक्शन। ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस हल्के से इक्वेशन अलग है आपके पास, लेकिन प्रोसेस आपके पास वही होगा। तो आप इसको फॉलो कीजिएगा प्रोसेस को और निकालो इसका Kp। इसका Kp आपके पास आएगा 2.06 इंटू में 10 की पावर -3। इसको निकाल कर देखिएगा। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मैं आने वाले वीडियोज में इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकूं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। एट व्हाट प्रेशर एन इक्विलिब्रियम एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ PCl3 गैस एंड Cl2 गैस शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 75% ऑफ PCl3 इंटू PCl5। अब मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और इन टाइप्स में से कोई भी टाइप आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आ सकता है। तो आपको यहाँ पर इक्वेशन भी गिवन है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस इक्विलिब्रियम में PCl5 गैस, और आपको यहाँ पर Kp की वैल्यू भी गिवन है 0.4 एटमॉस्फेयर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं किस प्रेशर के ऊपर इनिशियली PCl3 को और Cl2 को डालूं इसके अंदर, कि आपके पास एट इक्विलिब्रियम 75% PCl3 जो है वो कन्वर्ट हो जाए आपका PCl5 के अंदर। तो जो क्वेश्चंस में गिवन होता है हम बस उसी को यूज करेंगे और अपनी ICE टेबल को फॉर्म करेंगे। एक बार अगर आपके पास ICE टेबल बनकर आ गई तो आप उस क्वेश्चन को बड़े इजीली अप्रोच कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है इक्वी मोलर मिक्सचर, यानी कि अगर आपके पास A मोल होगा PCl3 का, तो Cl2 आपके पास यहाँ पर क्या है, A मोल ही है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इनिशियली आपके पास क्या है, A मोल है PCl3 का, एंड आपके पास क्या है, A मोल ही है आपके पास Cl2 का। अब चेंज क्या आएगा, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है,
यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ -x नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको कन्वर्ट करना है 75% ऑफ PCl3, तो आपके पास A का 75% क्या होगा 0.75A, सिंपल सी बात है। यानी कि आपका जो PCl3 आपके पास क्या हो गया, ये -0.75A हो गया। अब क्योंकि कोफिशिएंट्स यहाँ पर आपके पास सेम है, तो अगर आपके पास PCl3 -0.75A होगा तो आपके पास Cl2 भी क्या होगा -0.75A होगा, और आपके पास कोफिशिएंट यहाँ पर भी वन आपस क्या आने वाला है, यहाँ आपके पास आएगा प्लस का 0.75A। तो ICE टेबल को कैसे बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपको बस सीखना है। अगर आपने वो सीख लिया तो क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इनिशियली आपके पास था इतना, खत्म हो गया इतना, तो बचा कितना 0.25A, ये भी कितना बचेगा 0.25A, और ये कितना बन गया, ये आपके पास बन जाएगा 0.75A। तो अगर मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम आपके पास कितने मोल्स हैं, तो आप यहां पर इन तीनों को ऐड कर लो, आपके पास क्या निकल जाएंगे, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम निकल जाएंगे। तो मैंने यहां पर नीचे लिखा हुआ है टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज व्हाट, मैंने इसको ऐड किया है 0.25A प्लस 0.75A, दिस विल बी इक्वल टू 1.25A। और मैंने यहां पर टोटल मोल्स क्या निकाले हैं, क्योंकि आपको Kp गिवन है, और अगर आपको Kp गिवन है तो आप यहां पर पुट करने वाले हो अपने पार्शियल प्रेशर्स को, और पार्शियल प्रेशर को निकालोगे आप विद द हेल्प ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जहां पर आपको मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको इनके इंडिविजुअल मोल पता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, और आपको पता है टोटल मोल्स भी, तो आप यहां से इनके मोल फ्रैक्शन को इजीली निकाल सकते हो, और टोटल प्रेशर जो आपके पास यहां पर होगा उसका हम यहां पर यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि आपके पास यहां पर इक्वेशन कुछ इस टाइप की है जहां पर आपसे कुछ चीजें पूछी गई है, अगर मैं वहां पर अपने टोटल प्रेशर को P भी लेट कर लूं तो वो आपके पास कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो आप यहां पर ध्यान से, अगर मैं यहां पर यूज करूंगा PCl3 को, अगर मैं यहां पर निकालूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 तो कितना निकलेगा आपके पास, कि भाई इसके आपके पास कितने मोल्स हैं इक्विलिब्रियम, कितने थे 0.25A बचे हुए थे, आपके पास टोटल कितने हैं 1.25A है, इसको मान लेते हैं हम टोटल प्रेशर, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, ये आपके पास निकल जाएगा P/5, इसको आप कैलकुलेट करिए, आपस निकलने वाला है P/5। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 आपके पास कितना आएगा P/5 ही आएगा, एंड आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना आएगा, ये रहे आपके पास इसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये रहे टोटल मोल, यानी कि ये है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5, एंड दिस इज जो टोटल प्रेशर आपने लेट किया है यहाँ पर PT, तो यहाँ पास आ जाएगा यहाँ पर 3P/5, सिंपल चीज है। फिर मैं यहाँ पर निकालूंगा अपने Kp को, तो Kp आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, तो ये आपके पास कितना निकल आएगा भाई, ये आपके पास आएगा 3P/5 डिवाइड बाय P/5 डिवाइड बाय P/5, ये आपके पास इक्वल टू गिवन आपको 0.4, या तो क्वेश्चन में गिवन है 0.4 वैल्यू, तो यहां से आप निकाल पाओगे अब टोटल प्रेशर को, क्योंकि एक तो इससे कट जाएगा तो एक यहां पर बचेगा, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां से, तो ये आपके पास आ जाएगा P टोटल दैट इज 37.5 एटमॉस्फेयर, और ये प्रेशर आपसे क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा गया है। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो आपके पास क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि मैं कितने प्रेशर के ऊपर इनिशियली PCl3 को और Cl2 को डालूं कि आपके पास 75% PCl3 जो है वो कन्वर्ट हो जाए PCl5 में, और आपने जो भी निकाला टोटल प्रेशर दैट इज व्हाट, दैट इज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। आपसे पूछा है कि एट इनिशियली मैं कितना प्रेशर यहां पर मेंटेन करके चलूंगा, आपने जो निकाला आपने क्या निकाला है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, आपसे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, अब मैं यहां पर यूज करूंगा अपनी कक्षा 11th का, जहां पर मैंने पढ़ा था कि आपके पास जो प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर सारी की सारी गैसेज हैं तो जितने गैस के मोल्स आपके पास यहाँ पर है उसको आप कैलकुलेट कर लो, एंड जितने गैस के मोल आपके पास यहाँ पर है आप उसको कैलकुलेट कर लो। आपके पास जो प्रेशर्स है वो क्या रहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, जितने ज़्यादा वहाँ पर क्या होंगे नंबर ऑफ गैसेस मोल्स होंगे। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो आइडल गैस इक्वेशन का आपस क्या होती है, वो आपस होती है PV = nRT। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपके पास टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है और वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट है, गिवन नहीं है तो क्या हुआ हम इसको मानकर चलेंगे। तो आप यहाँ से बोल सकते दैट मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और यहां से मैं क्या बोल दूं, ऐसे बोलने वाला हूं दैट इज P1/N1 इज इक्वल टू P2/N2, यानी कि जब मेरे पास N1 मोल्स होंगे तो मेरा प्रेशर P1 होगा, जब मेरे पास N2 मोल होंगे प्रेशर मेरे पास क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। तो जब आपको मोल्स पता है एट इक्विलिब्रियम के ऊपर तो आप यहां से निकालोगे प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, यानी कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, और जब आपको मोल पता होंगे इनिशियल वाला पैसे क्या निकालने वाले हो, टोटल प्रेशर एट इनिशियल, आपके पास इनिशियली कितना प्रेशर है। तो बस यही चीज आपको यहां पर फोकस करनी थी कि आप यहां पर क्या आंसर को टिक करोगे। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को MCQ नहीं बनाया, बट अगर मैं इसको MCQ बनाता तो मैं ऑप्शन नंबर ए वहां पर डाल दूं 37.5 एटमॉस्फेयर ही, जिसको आप टिक कर आगे बढ़ जाते। लेकिन ध्यान रखना दिस इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल प्रेशर। आपको पता है दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि इनिशियल प्रेशर जो आपके पास होगा डिवाइड बाय जो आपका प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कि आपके पास मोल्स कितने हैं इनिशियली डिवाइड बाय आपके पास मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम के अंदर। तो ये आपको पता है फ्रॉम ICE टेबल। ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ए आपका
किसका था, आपके पास PCl3 का था, ए आपके पास यहाँ पर किसका होगा, Cl2 का होगा। दैट मीन्स आपके पास इनिशियली कितने मोल हो जाएंगे 2A, और आपने यहाँ पर निकाल लिया है कि आपके पास मोल्स इक्विलिब्रियम कितने आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास यहाँ पर है 1.25A। तो जस्ट मैंने यहाँ पर इसका रेशो लिया हुआ है और मैंने यहाँ पर अपने इनिशियल टाइम के ऊपर प्रेशर आपके पास क्या है उसको मैंने यहाँ पर लेट कर लिया P0, ये आपने अभी कैलकुलेट किया है 37.5, तो आपके पास P0 निकल जाएगा यहाँ से 60 एटमॉस्फेयर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी इसको दोबारा देखिएगा किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर रह गई है तो उसे आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन। आपके पास यहाँ से ग्राफिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है। क्वेश्चन क्या है, ए सिस्टमैटिक प्लॉट ऑफ LNK इक्विलिब्रियम वर्सेस इनवर्स ऑफ टेम्परेचर फॉर अ रिएक्शन इज शोन बिलो, देन द रिएक्शन मस्ट बी। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है पहला एंडोथर्मिक, फिर आपके पास है एक्सोथर्मिक, देन आपके पास है हाईली स्पॉन्टेनियस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड वन विद नेग्लिजिबल एंथैल्पी चेंज। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी और डी है काफी कंफ्यूजिंग आपको लग रहा है यहाँ पर, लेकिन आपके पास जो चीजें आप निकाल सकते हो बस उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिए। आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास अगर के इक्विलिब्रियम भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस आपके पास रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा और मेरा अगर के इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस मेरा रिएक्शन पेपर कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो बस एक हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर यूज करना है, ग्राफ को आपको समझना है। अगर आपने वो समझ लिया तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। अब देखिए भाई, इस ग्राफ को ध्यान से देखो। आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर वैल्यू है 1/t की, दिस इज 0.0015। ये आपके पास क्या है, 1/t की वैल्यू है। यहां पास क्या है 1/t की वैल्यू, ये आपके पास है 0.00, आपके पास यहां पर है 20। तो ये दो वैल्यू आपको गिवन है 1/t की, ये वैल्यू है 1/t की, यानी कि 1/t आपके पास यहां बराबर इसके है एंड 1/t आपके पास यहां बराबर इसके है। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस 1/t की वैल्यू के ऊपर आपके पास के इक्विलिब्रियम में आपके पास क्या है, थोड़ा कम वैल्यू है, और यहाँ पे पास क्या है भाई, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। भाई आपके पास ln के इक्विलिब्रियम गिवन है, लेकिन आपके पास अगर ln के इक्विलिब्रियम ज्यादा, दैट मींस आपके पास के इक्विलिब्रियम ज्यादा है। तो आपको यहाँ पर साफ साफ गिवन है भाई, अगर आपके पास 1/t यहाँ पर छोटा है, दैट मींस t यहाँ पर बड़ा रहा होगा। ये वाला जो आपके पास t1 है, दैट इज व्हाट, दैट इज ग्रेटर देन दिस t2। मैं इसको बोल दूंगा यहाँ पर t2, इसको बोल दूंगा t1। तो आपके पास यहाँ पर इस t1 टेम्परेचर के ऊपर k की वैल्यू छोटी है और इस t2 टेम्परेचर पास यहाँ पर क्या है, k की वैल्यू आपके पास बड़ी हो गई है। यानी कि जब मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है तो मेरे पास क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो गया है। और ये किसका फीचर होता है, ये आपके पास फीचर होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो इस जनरल से फीचर से भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि अगर आपको इक्वेशन याद होगी तो इक्वेशन से भी आप कर सकते हो। आपके पास इक्वेशन क्या होती है, आप लोग पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर के अंदर। इक्वेशन आपके पास थी कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू a इंटू में e की पावर माइनस डेल्टा h अपॉन में RT। इसको आप पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर के अंदर। और अगर इस इक्वेशन के मैं यहाँ पर ले लूंगा यहाँ पर नेचुरल लॉग, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा ln के इक्विलिब्रियम, यहाँ पास क्या जाएगा ln ऑफ a इंटू में e की पावर माइनस डेल्टा h अपॉन में RT। अब मैं इसको कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पास क्या बन जाएगा ln के इक्विलिब्रियम एंड दिस विल बी व्हाट, आपको पता है कि ln ऑफ a b क्या आपके पास क्या होता है, दिस इज इक्वल टू ln ऑफ a प्लस का b, राइट। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा भाई, दिस विल बी ln ऑफ a माइनस आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस ln ऑफ e की पावर माइनस का डेल्टा h अपॉन में RT। और ln से आप इस e को काट सकते हो तो क्या बन जाएगा, ये सिंपली माइनस का डेल्टा h अपॉन में RT बन जाएगा। तो नेचुरल लॉग के अंदर आपके पास इक्वेशन आएगी ये वाली, ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ln a माइनस डेल्टा h अपॉन में RT। और अगर आप लोग यहाँ पर इक्वेशन लेकर चलोगे अपनी लॉग के अंदर, आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस डेल्टा h अपॉन में 2.303 इंटू में RT। अब आपको यहाँ पर ग्राफ क्या गिवन है, आपको यहाँ पर ग्राफ गिवन है ln के इक्विलिब्रियम और आपको गिवन है यहाँ पर 1/t के बीच में। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 1/t और आपको ln के इक्विलिब्रियम के बीच में ग्राफ गिवन है। और आपको पता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर ले लूंगा y, तो आपके पास क्या बन जाएगा, c माइनस का mx, यानी कि आपके पास क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी जहाँ पे पास y क्या है, ln के इक्विलिब्रियम, x आपके पास यहाँ पर क्या है 1/t है। तो आपके पास यहाँ पर m यानी कि स्लोप आपके पास क्या होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस का डेल्टा h अपॉन में r। दिस इज योर स्लोप, यानी कि स्लोप बस क्या होता है भाई, माइनस का डेल्टा h अपॉन में r होता है। अब साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है ना। यहाँ पास क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। अगर आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा होता है उसको मैं क्या बोलता, नेगेटिव स्लोप बोलता, लेकिन आपको यहाँ पर गिवन है, आपको गिवन है पॉजिटिव स्लोप। अब स्लोप आपके पास क्या होता है यहाँ पर, माइनस का डेल्टा h अपॉन में r। अगर आपको इसको पॉजिटिव करना है तो r तो आपके पास पॉजिटिव होता है, तो आपके डेल्टा h को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो आपका ये नेगेटिव और नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि डेल्टा h का नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास डेल्टा h नेगेटिव है, दैट मींस आपके पास रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका आंसर क्या
क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप कि आप यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को भी इजीली समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है ली चैडलर प्रिंसिपल, कि आखिर आपके पास ये प्रिंसिपल क्या कहता है। अब मानकर चलते हैं कि आपके पास लेट से कोई आपके पास कोई रिएक्शन है, मैं मान लेता हूं यहाँ पर a प्लस का 2b, इक्विलिब्रियम आपके पास यहाँ पर क्या है 2c है, ये आपके पास क्या है कोई एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए आपके पास यहाँ पर क्या है कोई kc की वैल्यू है, लेट से मैं इसको यहाँ पर बोल देता हूँ 4.0। तो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज नहीं करूंगा तो आपके पास ये kc की वैल्यू यही रहेगी। अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर 10 मोल्स लिए a के, 10 मोल्स आपने लिए b के, और कुछ टाइम के बाद इनके मोल्स में कुछ इतना चेंज आया, इनकी कंसंट्रेशन में इतना चेंज आया कि आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर kc की वैल्यू आपके पास आ गई है 4, यानी कि सिस्टम ने क्या कर लिया है, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। लेकिन जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, मान लो आपके पास एक वेसल है, वेसल में आपके पास यहाँ पर क्या है ए भी है, बी भी है, सी भी है, और अगर मैं इस वेसल के अंदर थोड़ा सा ए को और डाल दूंगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पर ए को और डालूंगा तो आपके पास यहाँ पर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर इसका केस क्या होता है भाई, दिस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। अगर आपके पास एट इक्विलिब्रियम बात करूंगा, आपस से क्या निकल जाएगा 4 के बराबर निकल जाएगा। लेकिन मान लो कि आपने क्या किया, जब ये सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम के अंदर है, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स्ट्रा ए को ऐड कर दिया। तो जब आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम के ऊपर एक्स्ट्रा ए को ऐड करोगे, यानी कि आपने क्या किया है, आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए को इंक्रीज कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू 4 तो रहेगी नहीं, तो आप यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, आप यहाँ पर यूज करोगे रिएक्शन कोएफिशिएंट का। तो उस टाइम पे आप जब निकालोगे अपने क्यू से, क्या निकल जाएगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर स्क्वायर आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर ए को इंक्रीज कर दिया है तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप ये देखोगे कि आपका जो रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू है यहाँ पास क्या हो जाएगी, QC से कम हो जाएगी। और आप ये पहले पढ़ चुके हो कि अगर आपके पास QC आपके पास अगर KC से कम है तो आपका रिएक्शन कहाँ पर जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। ये चीज़ आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। तो जैसे ही मैं किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम को डिस्टर्ब करता हूँ तो वो इक्वेशन वापस से किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, जहाँ पर वो वापस से कर ले, इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले। यही आपके पास क्या होता है, ली चैडलर प्रिंसिपल होता है। इसको हम समझेंगे किस किस तरीके से आप कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हो, अगर आपने चेंज किया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबके एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा, आपको यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, बस आप लेक्चर के अंदर बने रहिए। तो ली चैडलर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर एनी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। आपके पास अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है तो आप उसके ऊपर इस प्रिंसिपल को डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। ये आपके पास प्रिंसिपल क्या कहता है, ये आपसे कहता है व्हेन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसी द सिस्टम टेंड्स टू अटेन अगेन एन इक्विलिब्रियम बाय एडजस्टिंग इटसेल्फ इन ऑर्डर टू एडजस्ट इट विल काउंटर अटैक द चेंज एंड डिस्टर्बेंस। अगर आपने किसी सिस्टम के अंदर लेट्स से आपके पास रिएक्टेंट है, आपके पास प्रोडक्ट है, आपने इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर आपने रिएक्टेंट को और इंक्रीज कर दिया तो ये सिस्टम वापस से जाएगा इक्विलिब्रियम के ऊपर इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम, और ये वापस कैसे जाता है कि एक काउंटर अटैक करेगा आपने जो चेंज किया। अगर आपने इस ए को इंक्रीज किया है तो इसका काउंटर अटैक क्या होगा कि आपको इसको डिक्रीज करना होगा। और आपका रिएक्टेंट डिक्रीज कब होगा, जब आपका प्रोडक्ट कहां पर चला जाए, जब आपका रिएक्टेंट कहां चला जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि अगर रिएक्शन जाएगी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन के वापस क्या होगा, यहाँ पर रिएक्टेंट कम हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, वापस से इंक्रीज हो जाएगा, आपके पास वापस से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ते रहिए, आपको आराम समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखी हुई है, दीज आर सम फैक्टर बाय विच अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब। हम कैसे कैसे एक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपके पास कुछ फैक्टर है यहाँ पर। नंबर 1 है चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दूसरा है चेंजिंग द प्रेशर और यू कैन से वॉल्यूम, तीसरा है चेंजिंग द टेम्परेचर, एंड फोर्थ आपके पास है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो इन चारों को ही हम पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर, और जो इनर्ट गैस आप डालने वाले हो ये आप डाल सकते हो एट कांस्टेंट प्रेशर भी एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी। तो बस इतने ही, आप इतने तरीके से आप सिस्टम को चेंज कर सकते हो, और इन हर एक चेंज के आपके पास इक्विलिब्रियम के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, आपकी रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आपके सारे के सारे डाउट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग इस प्रिंसिपल को एक अलग लैंग्वेज के अंदर भी स्टेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम ली चैडलर प्रिंसिपल कैन बी स्टेटेड एज इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट और टू द लेफ्ट सो एज टू मिनिमाइज द चेंज। यानी कि जो आपने चेंज किया है उसको काउंटर अटैक करेगा। अगर आपने ए को इंक्रीज किया है तो रिएक्शन क्या करेगी, अपने आप से ए को डिक्रीज करेगी। अगर आपने बी को डिक्रीज किया है तो रिएक्शन क्या करने वाली है, बी को इंक्रीज करेगी। यानी कि जो चीज आप बाहर से कर रहे हो रिएक्शन उसका काउंटर अटैक करेगी इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम अगेन। जब हम लोग पढ़ेंगे एक एक इफेक्ट को तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं अपने पहले इफेक्ट से। पहला इफेक्ट यहाँ पर है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो सब चीजें मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है। तो ए पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इफ मोर रिएक्टेंट इज एडेड और सम प्रोडक्ट इज रिमूव्ड। या तो मैं रिएक्टेंट को ऐड कर रहा हूं या फिर प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा हूं, उस केस में आपके पास एक ही चीज होती है, फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के देन द रिएक्शन
moves in the forward direction as QC is less than KC to give a new equilibrium and more product are produced। मान लो आपके पास यहाँ पर कोई रिएक्शन है, लेट्स से यहाँ पर रिएक्शन यहाँ पर क्या है A प्लस B, इक्विलिब्रियम पास यहाँ पर क्या है C है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इसका पास इसका QC क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ B। और अगर मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम के ऊपर इस QC को निकालूंगा सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू KC, राइट। आपस क्या होगा, KC के बराबर होगा। लेकिन मान लो इस रिएक्शन ने क्या किया है, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया, और जब इसने इसको अटेन किया इक्विलिब्रियम को, उस टाइम पे मैंने क्या किया, उस टाइम पे मैंने A को इंक्रीज कर दिया। मैंने क्या किया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने इंक्रीज कर दी है। यानी कि आपने क्या किया है, इस A को आपने इंक्रीज कर दिया, आपने इस B को इंक्रीज कर दिया, तो उस टाइम पे मैं इसके रेशियो KC नहीं बोलूंगा, मैं वहां पर क्या निकालूंगा, QC निकालूंगा। तो जब आप यहाँ पर A को इंक्रीज करोगे या फिर B को इंक्रीज करोगे या फिर आप यहाँ पर प्रोडक्ट को रिमूव करोगे, यानी कि आप C को क्या करो, डिक्रीज कर रहे हो, तो आपके पास होगा क्या, आपके पास जो QC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये K से छोटी हो जाएगी। और अगर आपके पास QC K से छोटा होता है तो क्या होगी, रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर मैं किसी भी रिएक्टेंट को ऐड करूंगा या फिर मैं प्रोडक्ट को रिमूव करूंगा तो आपके पास क्या होगा, उसका जो QC है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी लेस देन KC एंड इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम अगेन द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि राइट में वो क्या होगी, आपके पास रिएक्शन शिफ्ट होने वाली है। अगर मैं यहाँ पर मान लो प्रोडक्ट को रिमूव कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूँ और मैं रिएक्टेंट को रिमूव करूंगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास होने वाला है कि आपका जो QC है क्या बन जाएगा, वो आपके K से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तब क्या होगा, आपके रिएक्शन कहां पर मूव करेगी, बैकवर्ड के अंदर मूव करेगी, सिंपल सी बात है। तो वही पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हुए हैं A और B करके। B में आपके पास है इफ मोर प्रोडक्ट आर एडेड और सम रिएक्टेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर द रिएक्शन मूव्स इन द रिवर्स डायरेक्शन एज QC will be greater than KC to give a new equilibrium and more reactant are produced। एंड यहां पर बस क्या होगा, more product are produced A वाले पॉइंट के अंदर। तो इनको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मान लो बस यहां पर एग्जांपल है फॉर डीकंपोजिशन ऑफ PCl5। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होगी PCl5 गैस इक्विलिब्रियम के अंदर PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो इसका KC आपके पास क्या होगा, KC विल बी व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। और मान लो आपके पास रेशियो वाला पास क्या निकल रहा है, 10 निकल रही है। अब ये जो आपके पास 10 है, ये आपके पास हमेशा 10 ही होना चाहिए, ये आपके पास चेंज नहीं होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर आपने लेट्स से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, यानी कि आपने इसको इंक्रीज किया है, आपने क्या किया है, आपने रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया। तो जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा और मैं निकालूंगा अपने QC, क्या हो जाएगा पास QC, दिस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय, मैं इसको कर दिया ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस ऑफ PCl5। तो मैं इस 1/2 को लिख देता हूं बाहर यहाँ पर, और ये चीज क्या बन जाएगा वापस से, ये यहाँ पर बन जाने वाली वापस से 10 के बराबर ही, यानी KC के बराबर ही। तो ये क्या बन जाएगा पास, ये बन जाएगा KC/2। यानी कि आप देख सकते हो आपके पास QC क्या हो गया है भाई, पहले वाले KC के हाफ हो गया है, यानी कि आपके पास QC क्या हो गया है, आपके K से छोटा हो गया है। और अगर आपके पास ऐसा होता है तो आप पहले पढ़ चुके हो, रिएक्शन कहां पर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। और अगर आपके पास ये रिएक्शन फॉरवर्ड के अंदर मूव करेगा, आप क्या बोलोगे भाई, कि रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और आपके पास प्रोडक्ट यहां पर क्या होंगे, फॉर्म होंगे। वही चीज मैंने यहां पर आपके सामने नीचे लिखी भी हुई है। अगर मैं यहां पर PCl5 की कंसंट्रेशन डबल करूंगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो QC है दैट विल बी लेस देन KC एंड इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल शिफ्ट टू द राइट, दैट इज PCl5 कंसंट्रेशन डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 इंक्रीजेस। अब इसको समझते हैं ग्राफिकली भी। मान लो आपके पास यहाँ पर क्या है, PCl5 है, PCl3 है एंड Cl2 है, और ये आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम के ऊपर है, यानी कि आपके पास किसी भी टाइम के साथ आपकी जो कंसंट्रेशन इन तीनों की चेंज नहीं हो रही है। वो आपके पास यहाँ पर क्या, इस तरीके से मैंने उसको कांस्टेंट दिखाया हुआ है, बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि इस टाइम के पास क्या है, आपका जो QC आपके पास क्या होगा, वो KC के बराबर होगा। लेकिन अगर इस टाइम के ऊपर मैंने यहाँ पर लेट्स से PCl5 को ऐड कर दिया, यानी कि मैंने उसकी कंसंट्रेशन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी कि मैंने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। अब आपके पास लेट्स से कि आपके पास जो PCl5 की इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास क्या थी, वो इतनी थी, तो मैंने कर दिया इसको इंक्रीज। तो आपके पास ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, आपने इसको इंक्रीज कर दिया इतने से, तो अब होगा क्या, आप यहाँ बोल चुके हो कि अगर इस चीज में आपके पास क्या हो जाएगा कि आपका जो QC है दैट विल बी लेस देन KC, यानी कि आपके पास रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, फॉरवर्ड के अंदर मूव करेगी। और अगर वो फॉरवर्ड के अंदर मूव कर रही है तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा भाई, आपके पास जो होगा यहाँ पर रिएक्टेंट दैट विल बी डिक्रीज, और जो आपके पास यहाँ पर होंगे प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से इंक्रीज होगा। और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वापस से इक्विलिब्रियम वो अटेन कर लेगी, और कुछ टाइम के वापस से क्या हो जाएगा, आपका जो QC है वो अगेन आपके पास KC के बराबर हो जाएगा। तो ये था आपके पास डिस्टर्बेंस वाला रीजन, जहां पर आपके पास जो QC है वापस क्या है, यहाँ पर इस केस में लेस देन KC है। तो जो डिस्टर्बेंस के टाइम के ऊपर आपके पास जो QC है वो लेस देन KC है कि आपके पास ग्रेटर देन KC है, वही डिसाइड करता है कि आपके पास जो रिएक्शन कहां पर जाने वाली है, वो फॉरवर्ड के अंदर जाएगी या फिर बैकवर्ड के अंदर जाएगी। अब यहाँ पर आप मोटी मोटी बात समझ कर चलिए कि इन ऑर्डर टू
अटेन द इक्विलिब्रियम बैक, जो रिएक्शन है वो वहां पर शिफ्ट होगी जहां पर वो काउंटर अटैक करेगी उस चेंज को। तो अगर लेट से इसी रिएक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर PCl5 को इंक्रीज कर रहे हो, आप इसको इंक्रीज कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू ली चाइल्ड प्रिंसिपल रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर इट इज काउंटर अटैकिंग दिस चेंज। तो आपने इसको इंक्रीज किया है तो इसका काउंटर अटैक आपके पास क्या होगा, इसका काउंटर अटैक आपके पास होने वाला है कि डिक्रीज हो जाए, और ये डिक्रीज कब होगा भाई रिएक्टेंट, जब आपका रिएक्शन कहां पर जाएगी, फॉरवर्ड के अंदर मूव करेगी। सिंपल है, इस चीज से भी आप निकाल सकते हो। आपको बस ये देखना है कि उसका काउंटर अटैक क्या होगा और वो काउंटर अटैक किस डायरेक्शन के अंदर फॉलो हो रहा है। बस अगर मैं इसी रिएक्शन के मान लो क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसी रिएक्शन के अंदर मान लो मैं PCl3 की और लेट्स से कि मैं PCl3 की ही सिर्फ क्या कर रहा हूं, इसकी कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा हूं, तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो आपके पास क्या होगा भाई, आपके पास यहां पर जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया वो, तो अकॉर्डिंग टू ली चाइल्ड प्रिंसिपल होगा यहां पर इक्वेशन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर इट कैन काउंटर अटैक दिस चेंज। तो अगर PCl5 को मैंने इंक्रीज किया है तो इसका काउंटर अटैक क्या होगा कि ये डिक्रीज हो जाए, और आपके पास ये डिक्रीज कब होगा, जब रिएक्शन कहां पर मूव करेगी, बैकवर्ड के अंदर मूव करेगी, क्योंकि जब रिएक्शन बैकवर्ड के अंदर जाएगी तभी तो आपके पास PCl3 कंज्यूम होगा, यानी कि कम होगा। तो इस तरीके से भी आप चीजों को निकाल सकते हो। हालांकि इस पॉइंट को मैंने यहां पर स्पेशली अलग से लिखा हुआ है, केस नंबर 2 लेट द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल, यानी कि मैंने क्या किया है, अब मैंने अब प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा, दिस विल चेंज द रिएक्शन कोएफिशिएंट एज आपके पास QC क्या बन जाएगा, PCl3 ट्वाइस ऑफ Cl2, यानी आपके पास क्या बन गया यहां पर, ये ट्वाइस ऑफ Kc बन जाएगा। भाई इस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया है और ये आपके पास क्या है एज इट इज, या बाकी बचा हुआ Kc ही है, तो क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ Kc। यानी कि आप क्या बोल रहे हैं यहां पर कि आपके पास QC क्या हो गया, QC इज ग्रेटर देन Kc, और अगर ऐसा है तो आपका रिएक्शन कहां पर मूव करेगी, बैकवर्ड के अंदर मूव करने लग जाएगी। वही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है, सिंस QC इज ग्रेटर देन Kc in order to attain the equilibrium reaction will shift to the left, thus concentration of PCl5 increases and concentration of Cl2 and PCl3 decreases, right। इसको आप समझ सकते हो ग्राफिकली भी, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है। लेट्स से आपके पास PCl5 है, PCl3 है, PCl2 है, इक्विलिब्रियम के ऊपर है, तो आपके पास क्या होने वाला है, QC is equivalent to Kc। बट अगर आपने यहां पर क्या किया है, Cl2 को आपने इंक्रीज कर दिया, इनकी आपके पास सेम कंसंट्रेशन ही है, बस आपने Cl2 को इंक्रीज किया है, तो जब मैं Cl2 को इंक्रीज कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, QC will be greater than Kc, यानी आपके पास ये क्या है, ये आपके पास यहां पर है डिस्टर्बेंस, आपने क्या किया है, इसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो डिस्टर्ब करने के बाद आपको यहां पर यूज करना है अपना ली चाइल्ड प्रिंसिपल कि आपके पास रिएक्शन मूव करेगी जहां पर उसे काउंटर अटैक कर सके, तो आपको Cl2 को डिक्रीज करना होगा, तो ये डिक्रीज होगा। अगर Cl2 कम हो रहा है तो PCl3 भी कम होगा, और आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर रिएक्टेंट की फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट आपके पास कम हो जाएंगे, एंड कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वापस आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, यानी कि वापस क्या हो जाएगा, यहां पर QC विल बी इक्विवेलेंट टू Kc, यानी कि न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वापस से आप यहां पर अटेन कर लोगे। तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ, चाहे आप रिएक्टेंट की बढ़ा लो, चाहे आप क्या कर लो, चाहे आप प्रोडक्ट की इंक्रीज कर लो, चाहे आप किसी की भी इंक्रीज कर लो, उससे आपके पास इफेक्ट क्या हो रहा है वो आप यहां पर सीख चुके हो। उसी तरीके से हम यहां पर चेंज को अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं यहां पर, हम यहां पर कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते थे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, या फिर हम कर सकते हैं यहां पर हम प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, या फिर हम टेम्परेचर को ही चेंज कर सकते हैं, या फिर हम लोग इनर्ट गैस को ऐड कर सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो एक इफेक्ट को आप पढ़ चुके हो, इन 3 के इफेक्ट करने से आपके पास रिएक्शन कहां पर शिफ्ट होगी, ये पढ़ना क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस पार्ट के ऊपर से आपके पास नेट, गेट और IIT जैम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आई होप कि आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आपको लेक्चर को लाइक करना है, शेयर करना है आपके फ्रेंड के साथ, जितना हो सके तो शेयर करो यार, है ना। और अगर आप चैनल के ऊपर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।